हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी तक भू आकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर या जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वह है भारत का अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन हम पीछे के वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे के वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का अपवाद तंत्र। तो अपवाद तंत्र का जो बेसिक है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। उसको देखना जरूर है, क्योंकि अगर आप वीडियो या चैनल पे नए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सभी जो है वीडियो जो है आप देख लीजिए पीछे जाकर। फिर अचानक से आप ये नया वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम भारत के अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का अपवाद तंत्र या भारत का ड्रेनेज सिस्टम है क्या। तो भारत के अपवाद तंत्र को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है कि नदियां कहाँ गिर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि समुद्र में विसर्जन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन इन द ओशंस, तो अगर ओरिएंटेशन इन द ओशंस देखेंगे या जो है कहाँ पे समुद्र में गिर रही हैं, तो आप देखेंगे भारत की कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ आपको कहाँ गिरती हैं? ये आपको गिरती हैं आपको बंगाल की खाड़ी में। और आपको ये भी पता है कि कौन सी नदियाँ आपको अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें से सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और आपका जो है नर्मदा, तापी हैं, और वेस्टर्न घाट्स वाली नदियाँ भी हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो मगर जो हम ब्रॉडली जो हम पढ़ते हैं कि किसके आधार पर, तो हम वो आधार होता है कि उत्पत्ति के आधार पर हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं कि क्या है, हिमालय, जिन नदियों को की उत्पत्ति हिमालय में हुए हैं उन्हें हम हिमालयी नदियां कहते हैं, और जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भाग में हुई है उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो आज हम बेसिकली हिमालय नदियों के बारे में पढ़ेंगे या हिमालयी अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम 3 नदियों के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं। जब भी वर्ड हम ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है कि नदियों का समूह। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हिमालयन अपवाद तंत्र में हम 3 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। एक होगा सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम सिंधु का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो अकेली सिंधु नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम जिस बात करेंगे वो है सिंधु, जो है सिंधु नदी का अपवाद तंत्र या सिंधु का ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु का ऐतिहासिक भी बहुत महत्व है। सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो आज हम सिंधु नदी की जो है अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। और ये माउंट कैलाश या लेक मानसरोवर के पास वोखनचू जगह है या सिंगनी खबान से या लेक मानसरोवर से निकलती है। माउंट कैलाशा के बारे में आप जानते हैं कि माउंट कैलाशा या मानसरोवर लेक उसी के पास में है। तो यहीं पे जो है शिव जी का आवास माना जाता है, निवास माना जाता है, और ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही होली या सैक्रेड प्लेस है। तो अब ये यहाँ पे बाखनचू या सिंगिन खाब जगह से है, जिसका नाम है शेरमुख, तिब्बतियन भाषा में उसको कहा जाता है। वहाँ से ये नदी निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? बेसिकली चाइना से निकलती है। चाइना से निकलती है और नदी की लंबाई कितनी है? 2880। तो उसमें 1114 किलोमीटर की जो लंबी नदी है वो भारत में बहती है। तो देखते हैं, नदी मानसरोवर लेक से निकलती है और भारत में जो वो प्रवेश करती है तो डेमचुक स्थान से प्रवेश करती है, डेमचुक स्थान से। तो इम्पॉर्टेंट है, डेमचुक स्थान कहाँ पे है? लद्दाख में। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये केवल नदी लद्दाख में ही बहती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये है आपका काराकोरम और ये है लद्दाख रेंज। तो शुरुआत में ही नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये डेमचुक नामक स्थान पे से प्रवेश करती है। अब ये डेमचुक स्थान से प्रवेश करती है और डुंगती नामक जगह से ये क्या करती है? लद्दाख रेंज को काटती है और क्या
किसका निर्माण करेगी? महाखड्ड का, ये गॉर्ज का निर्माण करेगी। गड पर्वत को काटेगी तो किसका निर्माण करेगी? खड्ड का निर्माण करेगी। और अब ये नदी क्या है? लद्दाख के या लद्दाख रेंज के दक्षिण में बहती है। आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखें, लद्दाख के दक्षिण में बहती है। और अब ये नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ये क्या है, कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, शुरुआत में काराकोरम और लद्दाख में बीच में बह रही थी, अब ये नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बहने लगी। कहाँ से? दुंगती के पास से। और ये फिर नदी उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। और लेह जो है शहर, ये इसके क्या है? लेह शहर इसके दाहिने तट पे है। देखिएगा दाहिने तट पे है। और ये सीधे सीधे नदी जाती है। ये बटालिक नाम आपने सुना होगा, कारगिल का युद्ध हुआ है। ये कारगिल जो है ज़िले में पड़ता है बटालिक। बटालिक के पास से जाती है, एक कस्बा है कारगिल ज़िले का। और कारगिल भी किस में है? लद्दाख प्रोविंस में आता है। और यहाँ से और कहाँ पे? एलओसी के पास। और फिर एलओसी क्रॉस करती है और गिलगिट के पास, और गिलगिट के पास ये आते आते फिर खैबर पख्तून प्रोविंस में प्रवेश करती है पाकिस्तान में। और फिर क्या होगी? पंजाब और फिर सिंध प्रोविंस से होते हुए आपको मीठन कोट में ये नदी किससे मिल जाती है? झेलम से। मीठन कोट में ये नदी झेलम से मिलती है। पहली नदी जो इससे मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? झेलम। और कहाँ से मिलती है? मीठन कोट से। और मीठन कोट कहाँ है? पंजाब प्रोविंस में है। उसके बाद सिंध प्रोविंस से होते हुए ये नदी कहाँ पे? आपके अरब सागर में गिर जाती है। और इस नदी के पश्चिम में क्या है? इस नदी के पश्चिम में ये क्या है? कराची शहर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी से कुछ नदियां दाहिने तट से मिलती हैं। दाहिने तट क्या होता है? जैसे सिंधु ये नदी है, तो सिंध की दिशा में अगर आप अपना चेहरा रखेंगे तो ये इस तरफ से जो नदियां मिलेंगी उनको क्या कहेंगे? वो दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां दाहिने तट से मिलेंगी? तो श्योक है, गिलगित है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। ये कहाँ से? काबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अटक नामक जगह पे मिलती है, पाकिस्तान में ही अटक से। तो शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये जो है नदियाँ आपको दाहिने तट से मिलती हैं। और बाकी जो नदियाँ हैं वो बाएं तट से मिलने वाली हैं, जिनको हम पंचनद कहते हैं। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये पंचनद हैं। तो ये सिंधु की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की कौन सी? 5 सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु के जो हम ड्रेनेज सिस्टम में 6 नदियों को पढ़ेंगे। पहला सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो एक समझौता हुआ था सिंधु नदी के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी को लेकर 1960 में यह जल समझौता हुआ था। इसके अकॉर्डिंग भारत जो है सिंधु नदी का केवल और केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। 20% जल का ही उपयोग जो है भारत कर सकता है। अब आते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी जो है झेलम। झेलम नदी को वितस्ता भी कहा जाता है। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता है। और झेलम नदी वेरीनाग जगह से, जो कि एक कस्बा है, किस जिले का? अनंतनाग का। और शेषनाग झील से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, वेरीनाग अनंतनाग जिले का कस्बा शेषनाग झील से निकलती है। और ये डल, इसके क्या है? डल जो झील है इसके दाहिने तट पे है, दाहिने तट पे है। उसके बाद ये नदी वूलर झील से होते हुए उरी शहर से होते, उरी आपको याद होगा, उरी फिल्म भी बनी है। और उरी भी क्या है? एलओसी पे ही है। और फिर मीरपुर जगह से क्या होती है? मीरपुर जगह से पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये नदी जो है झांग पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक ज़िला है झांग में, वहाँ झांग में ये किससे मिल जाती है? चंद्रभागा नदी, या आपका चंद्रभागा क्या नदी? चंद्रभागा को ही हम क्या कहते हैं? चिनाब। तो ये झांग जगह पे किससे मिलती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक ये नदी धीरे धीरे पाकिस्तान के बॉर्डर से होती है। तो पाकिस्तान में ये जो प्रवेश करती है वो मुजफ्फराबाद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? पहला तुलबुल, दूसरा क्या है? उरी परियोजना। साथ में लिखते जाइएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप मैंने बहुत जगह से देखकर बनाया है। तो आपको क्या करना है कि इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और साथ में आपका इस मैप को ही देखकर आपका लगभग क्या है, ये सिंधु घाटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली नदी है जो है उसको है चिनाब है,
और चिनाब को ही क्या कहते हैं, अस्कनी नदी। चिनाब कहाँ से निकलता है, देखिए चिनाब ये जगह है, तो चिनाब नदी को ही चंद्रभागा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो नदियों से मिलकर बनता है चंद्र और भागा। और ये नदी निकलती है कहाँ से, ये लाहौल स्पीति से निकलती है, लाहौल स्पीति से निकलती है और अपने उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है। और ये सिंधु की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये नदी जो है कहाँ पे चली जाएगी, ये जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में ये सियालकोट से प्रवेश करती है। सियालकोट में, सियालकोट कहाँ है, पंजाब प्रोविंस में है। और उसके बाद ये झांग जगह पर ये कहाँ पे होती है, ये झांग से कहाँ पे मिलती है, किससे, ये झांग से मिलेगी आपको जो है झेलम नदी से। तो चिनाब झांग जगह पे किससे मिलती है, झेलम नदी से। और उसके बाद ये नदियां आपस में मिलकर मीठनकोट, और मीठनकोट के बाद वापस ये नदी क्या है, सिंध प्रोविंस होते हुए जो है अरब के खाड़ी के पास अपना डेल्टा बनाते हुए कहाँ पे, आपका अरब सागर में गिर जाती है। अब आते हैं अगली नदी है जो है आपका, वो है रावी नदी। तो रावी नदी को परुषणी या इरावती भी कहते हैं। तो रावी नदी कहाँ से निकलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रावी नदी जो निकलती है, ये देखिए ये पॉइंट मैंने बताया है रावी नदी का। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बनाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, एक क्या है, ये ए दर्शाता है आपका कि यहाँ पर कौन सा जो है आपका रिजर्वायर है। तो ये रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो रिजर्वायर है इसका क्या नाम है, इसका नाम है रणजीत सागर रिजर्वायर। रणजीत सागर रिजर्वायर है किस पे, रावी नदी पे, रणजीत सागर रिजर्वायर पे है। और इस नदी के जो दाहिने तट पे है वो लाहौर है, और लाहौर से फिर ये नदी क्या है, किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है किससे, झेलम नदी से। और झेलम नदी से मिलकर फिर ये सारी नदियां आपस में मीठनकोट के बाद वापस ये कहाँ पे जाएंगी, आपके कराची के पश्चिम में होते हुए वापस ये अरब सागर में। अगली जो नदी है वो है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के पास ही ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से। इंपॉर्टेंट है, ब्यास कुंड कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। और फिर ये नदी कुल्लू और मनाली, इन किससे, इन जो है आपका जो वो हैं पर्यटन स्थल है, उनसे होते हुए ये नदी कहाँ पे अब एक रिजर्वायर बनाती है। और इस रिजर्वायर को हम क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर। ये बी से मैंने इसको डिनोट किया है, बी से। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहाँ पे है, ये जो है किस पे है, ब्यास नदी पे। उसके बाद ये नदी पंजाब के होशियारपुर से, और फिर ये हरीके नामक स्थान पे किससे मिल जाती है, सतलज से। हरीके नामक स्थान पे सतलज से मिल जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पे ये नदी केवल और केवल भारत में ही क्या है, भारत में ही बहती है। अगला जो है वो है सतलज। सतलज नदी वहीं लेक मानसरोवर से निकलती है, माउंट कैलाश, इस या राकस ताल भी से बहुत लोग कहते हैं कि राकस ताल से निकलती है सतलज। और सीपी कला दर्रे से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, सीप कला से। और इस पर जो रिजर्वायर बना है वो है जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है, और यह है भाखड़ा नंगल डैम। ये जो सी से मैंने डिमोट किया है, भाखड़ा नंगल डैम से। और लुधियाना होते हुए यह नदी जो है पंजाब और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिएंडर बनाते हुए, इसको विसर्प कहते हैं। विसर्प, नदियां जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए तो उसे मिएंडर या विसर्प कहते हुए ये नदी किससे मिल जाती है, वापस आपके जो है झेलम नदी से मिल जाती है। अब झेलम नदी ये पांचवी नदी से अपने मिल रही, और वापस ये सब नदियां मीठनकोट में किससे मिलती हैं, सिंधु नदी से। और सिंधु नदी क्या होती है, अरब सागर में गिरती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितने फैक्ट्स हैं वो भी आपको तैयार हो गए होंगे, और धीरे धीरे आप वीडियो को देखिएगा, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।